स्टोर के पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टॉक का क्वांटिटी अकाउंट। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द वैल्यू अकाउंट ऑफ स्टॉक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलर नोट्स। आज हम देखेंगे वैल्यू अकाउंट ऑफ स्टॉक। आपको पता ही है कि क्वांटिटी अकाउंट मेंटेन किया जाता है अलग अलग सब डिविजन्स में, अगर वो जो स्टोर हैं वो सब डिविजन्स के अंडर में है। अदरवाइज़ अगर कोई स्टोर डायरेक्टली डिवीज़न के अंडर में है तो उसका क्वांटिटी अकाउंट डायरेक्ट डिवीज़न के अंडर में बनता है। लेकिन वैल्यू अकाउंट पूरे डिवीज़न का एक ही जगह बनता है और वो होता है डिविजनल ऑफिस में। तो देखते हैं वैल्यू अकाउंट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पेमेंट फॉर स्टॉक रिसीव्ड, हमने जो स्टॉक रिसीव किया है उसका पेमेंट कौन से मेथड से होगा। नेक्स्ट इज रिकवरीज फॉर स्टॉक इशूड, हमने स्टॉक अपने स्टोर से इशू किया है दूसरे डिवीज़न, डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट को, तो उसकी रिकवरी हम कैसे करेंगे। और नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन ऑफ क्वांटिटी अकाउंट, जो क्वांटिटी अकाउंट मेंटेन होता है अलग अलग सब डिविजन्स में या डिवीज़न में, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज मंथली समरीज ऑफ स्टॉक रिसीट एंड इश्यूज, जितना भी हमने मंथली स्टॉक रिसीव किया या इशू किया उसका मंथली समरी कैसे बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद पेमेंट्स ऑफ स्टॉक रिसीट। जो स्टॉक हमने रिसीव किया दूसरे डिपार्टमेंट, डिवीज़न, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट से, उसके लिए जब हम पेमेंट करते हैं तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है। सबसे पहले ये कहा गया कि इट इज़ बेस्ड ऑन GRS, ये गुड्स रिसीव्ड शीट पे बेस्ड होता है। ऑब्वियसली जब भी हम मटेरियल रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री होती है फॉर्म नंबर 8A में जो होता है GRS, और उसी के बेसिस पे हमें पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया कि पेमेंट्स आर वेरीफाइड एट DO और SDO, जो भी पेमेंट हम करेंगे तो पहले उसका वेरिफिकेशन होता है DO ऑफिस में या फिर SDO ऑफिस में, और उसके बाद ही उस पर पेमेंट होगा। बिना वेरिफिकेशन के जब तक GRS के बेसिस पे पेमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट इज पेमेंट्स एज पर GAR 1990, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 का जो प्रोविजंस हैं पेमेंट्स को लेके, ठीक है, स्पेशली चैप्टर 4 जो है उसी के अकॉर्डिंग सारे पेमेंट्स होंगे। इसके बाद ये कहा गया कि सप्लाई मेड बाय एनी डिपार्टमेंट, अगर कोई डिपार्टमेंट है जो हमें सप्लाई करता है मटेरियल और उसका पेमेंट अगर हमें कैश में करना है तो वही सारे प्रोविजंस वहाँ पे अप्लाई होंगे जो तब होते हैं जब हम किसी सप्लायर से मटेरियल लेके उसको कैश पेमेंट करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी डिपार्टमेंट से लेंगे मटेरियल और उसका पेमेंट अगर हमें कैश में करना है तो वही सारे प्रोविजंस वहाँ भी फॉलो होते हैं, जैसे हम किसी प्राइवेट सप्लायर से हमने रिसीव किया हो मटेरियल और उसका पेमेंट कैश में कर रहे हों। इसके बाद इसमें लास्ट में कहा गया कि इफ़ सप्लाई अरेंज्ड थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई, अगर सप्लाई अरेंज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई के द्वारा जिसका पेमेंट एक्चुअली होना है अकाउंट ऑफिस के थ्रू, तो भी जो पेमेंट तो होना है अकाउंट ऑफिस के थ्रू, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स हैं जितने भी हमारे ट्रांसफ़र एंट्रीज होते हैं या फिर हमें अलग अलग हेड्स देखने होते हैं, जो अल्टीमेट जो एडजस्टमेंट्स हैं कौन से अकाउंट में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये पूरा एडजस्टमेंट देखना डिविजनल ऑफिसर का काम है और ये डिविजनल ऑफिस में ही उसका एडजस्टमेंट होता है। तो ये हुआ द फर्स्ट पार्ट ऑफ वैल्यू अकाउंट ऑफ स्टॉक विच इज़ पेमेंट फॉर स्टॉक रिसीव्ड। The next part of value account of stock is recoveries for stock issued। हमने कोई स्टॉक मटेरियल है जो दूसरे डिपार्टमेंट, डिवीज़न, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट को इशू किया है किसी भी रीज़न से, या फिर किसी वर्क पे इशू किया है या फिर हमने सेल कर दिया है, तो जो भी हमने इशू किया है स्टोर से उसके लिए अब हम रिकवरी करेंगे, उसका अमाउंट हमारे पास अब आना चाहिए। तो ये होता है रिकवरीज फॉर स्टॉक इशूड। इसके लिए इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला है इशू रेट, दूसरा है स्टोरेज चार्जेस और तीसरा है हैंडलिंग एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस। सो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इशू रेट। जब भी कोई मटेरियल या कोई भी आर्टिकल स्टोर में आता है तो जैसे ही वो स्टोर में आएगा तो उसका एक इशू रेट फिक्स किया जाएगा कि हमें वो मटेरियल जब भी किसी को इशू किया जाना है, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट, डिवीज़न, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट को, या किसी वर्क पे भेजना है या किसी कॉन्ट्रैक्टर को इशू करना है, तो हमें कौन से रेट पे उसको इशू करना है। तो जैसे ही कोई मटेरियल हमारे स्टॉक में आएगा उसी टाइम उसका इशू रेट डिसाइड कर दिया जाएगा। ये पहली बात हो गई। और ये होता किस प्रिंसिपल पे है, तो इसमें हमको कोई प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं चाहिए। हमको अप्रॉक्सीमेटली जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको खरीद के स्टोर तक लाने और उसको वहाँ रखने में जितना एक्चुअल कॉस्ट हो रहा है लगभग उसी के अकॉर्डिंग उसको, उसी के आसपास उसको रखा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अदर
इंसिडेंटल चार्जेस रखे जाते हैं उसमें आपके स्टोरेज के लिए या फिर आप उसको केयर टेक कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं लेना है। तो ये हो गया आपका इशू रेट डिसाइड कैसे होता है। इसके बाद एक चीज़ है कि सीमेंट और स्टील के लिए इशू रेट जो होगा आपका वो कभी भी मार्केट रेट से कम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सीमेंट और स्टील के लिए इशू रेट कभी भी मार्केट रेट से कम नहीं होता। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि मान लीजिए ये सेंट्रल स्टोर है जहाँ से हम सीमेंट या स्टील लाते हैं, और ये हमारा स्टोर है, यहाँ से हमने मटेरियल सीमेंट या स्टील जो भी अपने पास लाया हुआ है, और उसके बाद यहाँ से हम उसको फर्दर दूसरे वर्क पे या कॉन्ट्रैक्टर को या किसी को भी इशू करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो इशू रेट था वो था सपोज 400 किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, और ट्रांसपोर्टेशन का प्लस जितने भी इंसिडेंटल चार्जेस हैं सबका मिला के हमें एक्चुअल जो कॉस्ट हो रहा है वो हो रहा है 500 रुपीज़। इसका मतलब हमें उसका इशू रेट 500 रखना चाहिए, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे मार्केट रेट ऊपर आ जाए और ये जो 500 इशू रेट हम रखने का सोच रहे हैं वो 500 के बजाय हमको रखना पड़ सकता है 700। तो अब क्या होगा कि भले ही यहाँ पे सेंट्रल स्टोर का जो इशू रेट है वो कम है, लेकिन हमारा जो इशू रेट है वो हमको ज़्यादा रखना पड़ रहा है, और अगर हमने ये मटेरियल किसी भी वर्क पे इशू किया तो उस वर्क का एक्सपेंडिचर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो इशू रेट इंक्रीज होने के कारण या हमारे इशू रेट और सेंट्रल स्टोर के इशू रेट में ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो उस कंसर्न वर्क में ही जाएगा। एक और इशू है, एक और प्रॉब्लम है, और वो ये कि मान लीजिए जब भी हम किसी वर्क के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, तो अगर उन मटेरियल के रेट में जिनके ऊपर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बेस्ड है, और उन मटेरियल के रेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर हमसे इशू करा के लेगा, अगर इन दोनों मटेरियल के रेट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो कॉन्ट्रैक्टर जो बिड लगाएगा उसमें और हमारा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें लिखी होती हैं, एक तो होता है एक एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखा होगा कि हम जो वर्क जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या जिसके लिए हम टेंडर इनवाइट करें, एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा। और दूसरी बात ये कि इस टेंडर के लिए मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सा मटेरियल है जो कॉन्ट्रैक्टर बाउंड होगा हमारे ही स्टोर से इशू करने के लिए, ठीक है, हमसे ही रिसीव करने के लिए वो बाउंड हुआ। तो अब दोनों को हमने ये समझा कि मान लीजिए एक लिस्ट है ए, इस लिस्ट को मैंने ए कहा, यहाँ कुछ मटेरियल्स के नाम है, इस लिस्ट को हमने ए कह दिया, और इस मटेरियल के बेसिस पे, इनके रेट के बेसिस पे हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट का एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फिक्स कर दिया, और सपोज ये कॉस्ट है सपोज 10 लाख रुपीज़। तो कॉन्ट्रैक्ट का हमने बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 10 लाख रुपये के बराबर है। इसके बाद क्या होगा कि एक और लिस्ट होगा उन मटेरियल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्टर को हमसे ही इशू करा के लेना होगा। तो अब दो लिस्ट हो गए हमारे पास, एक है वो मटेरियल्स जिनके रेट के बेसिस पे हमने इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया है, और दूसरे वो मटेरियल्स जिनके जो कॉन्ट्रैक्टर बाउंड है हमारे ही स्टोर से लेके वर्क में यूज करने के लिए। तो अब क्या होगा कि जैसे हमने कहा था कि इशू रेट मार्केट रेट पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्चुएट होता है, तो हो सकता है इस लिस्ट में जितने मटेरियल हैं उनके रेट पे और इस लिस्ट में जितने मटेरियल हैं उनके रेट पे डिफरेंस हो जाए। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, तो होता क्या है नॉर्मली कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब हमने कहा 10 लाख रुपए, तो कॉन्ट्रैक्टर केवल ये बताता है कि वो कितना % ऊपर तक काम करने के लिए तैयार है। कितना % ऊपर तक का कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए उसने कहा 20%, ठीक है, तो इसका मतलब वो 10 लाख का 20% ऊपर मतलब 12 लाख में ये काम करने को तैयार है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा 10%, इसका मतलब वो 11 लाख में ये काम करने को तैयार है। तो जो जितना कम में होगा हमारे लिए उतना अच्छा है, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि मान लीजिए ए के रेट तो वहीं के वहीं रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन मार्केट रेट बी में जो लिस्ट में मटेरियल्स हैं उनके रेट मान लीजिए बढ़ गए और बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इससे क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्टर को दिख रहा है कि जो मटेरियल वो हमसे इशू करके लेने वाला है, ठीक है, वो
उसको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं हमें, तो उसके बेसिस पे अब कॉन्ट्रैक्ट का अब वो बिड लगाएगा और अब उसको इन मटेरियल का हायर रेट को देखते हुए लग रहा है कि ये काम वो 18 लाख से कम में नहीं करा सकता, तो अब वो करेगा 80%, मतलब ये काम वो 18 लाख में करने के लिए तैयार है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जब भी इन मटेरियल्स के और इन मटेरियल्स के रेट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो जो रेट का डिफरेंस है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करके हम इस एस्टिमेट को ही चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए हमने ए के मटेरियल की लिस्ट को देखा, उनके रेट को देखा, बी वाले मटेरियल की लिस्ट को देखा, उनके रेट को देखा, और उसके बेसिस पे इस एस्टिमेटेड जो कॉस्ट था इसको ही हमने रिवाइज कर दिया। नाउ इट इज लाइक 16 लाख। तो अब हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दिया कि ये 16 लाख का है, और कॉन्ट्रैक्टर को तो अभी भी यही लगेगा कि वो वर्क 18 लाख में कर सकता है। नाउ हमने कहा है 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट में एस्टिमेटेड, और उसको लगता है कि वो 18 लाख में काम कर देगा। सो इट इज नाउ विद इन 20%। अब जो वो हमारे 16 लाख से 20% के अंडर में ही उस काम करने को तैयार है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट उसको असाइन किया जा सकता है। तो इस तरह से इस अनोमली को हम हटाते हैं। इशू रेट में इसके बाद ये कहा गया कि ये सेम इन सब डिवीजन होगा। एक सब डिवीजन में जितने भी स्टोर हैं तो सारे स्टोर में ये इशू रेट सेम होगा। एक डिवीजन में अलग अलग हो सकता है, मान लीजिए एक डिवीजन में 4 अलग अलग सब डिवीजन है, तो हो सकता है कि एक सब डिवीजन में कुछ और इशू रेट है, दूसरे सब डिवीजन में कुछ और इशू रेट है, लेकिन एक सब डिवीजन के अंदर में जितने भी स्टोर होंगे उसमें ये इशू रेट सेम रखा जाएगा। इसका नेक्स्ट है कि फिक्स्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जब भी साल के शुरू में इसको फिक्स किया जाता है हर आर्टिकल का इशू रेट, कि इस आर्टिकल का इशू रेट इतना होगा, ठीक है। और नॉर्मली पूरे साल भर वो चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपने थ्रू आउट द ईयर बीच बीच में आपने कोई मटेरियल रिसीव किया या फिर इशू किया, तो अब आपने जो मटेरियल इशू कर दिया या रिसीव किया तो वो रेट में एक चेंज होता है। तो आपको देखते रहना है कि अगर ज़्यादा चेंज हो रहा है तो आपको साल के बीच में भी इसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक। इसके बाद ये कहा गया कि इफ इशू रेट इज कंपेरेटिवली लो देन मार्केट रेट। अगर बहुत ज़्यादा लो है, मतलब मार्केट रेट मान लो सपोज 100 रुपीज़ है किसी चीज़ का, और उसका इशू रेट हमने सब कुछ कैलकुलेट करके देख लिया और कुछ 30-40 रुपये ही आ रहे हैं, तो अगर ये सब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्टर्स को इशू कर रहे हैं या हम लोग सेल कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसको बेच रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्टर को इशू कर रहे हैं, ठीक है, या किसी प्राइवेट पर्सन को दे रहे हैं, तो उसको हम मार्केट रेट में देंगे, उसको हम देंगे सपोज 100 रुपीज़ में, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट या डिवीजन को दे रहे हैं तो हम उतना हायर तो नहीं जाएंगे, मार्केट रेट पे तो नहीं देंगे, लेकिन हम इतने कम में भी नहीं देंगे जितना हमारा इशू रेट था 30 या 40 रुपीज़, इसमें भी नहीं देंगे। हम एक ऐसे प्राइस में दे देंगे जो इशू रेट से ऊपर होगा और मार्केट रेट से कम होगा। तो ये हो जाएगा आपका इशू रेट। इसके बाद है स्टोरेज चार्जेस। तो जब भी स्टोर के मटेरियल को अपने स्टोर में रखने के लिए आपको जो स्टोरेज चार्जेस होते हैं, जो आपको एक्सपेंडिचर करना होता है, तो वो आपको जब भी आप इशू करेंगे तो उसी में से आपको उसकी रिकवरी करनी होती है, और इसको हम कहते हैं स्टोरेज चार्जेस। फॉर एग्जांपल आपने स्टोर में बहुत सारे मटेरियल रखे हैं, तो हो सकता है आपने वहाँ पे एक वॉचमैन लगाया हो या अलग अलग मेजर्स करें, या कुछ भी आप खर्च करें वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमें वहीं से रिकवरी करनी होती है। जब भी कोई हम मटेरियल इशू करेंगे तो इनके जो कॉस्ट है उसको हम परसेंट वाइज जोड़ देते हैं जितना मटेरियल हम इशू करें। अब नॉर्मली होता क्या है कि मान लीजिए साल भर में, मतलब पिछले साल भर में हमने 10,000 रुपये खर्च किए, और तो इस साल हम जितना भी इशू करेंगे उसका हम एक एस्टिमेट बना लेंगे कि इतना मटेरियल हम इस साल इशू करने वाले हैं, तो उस 10,000 रुपये को उतने मटेरियल में हम इक्वली परसेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जितना जितना परसेंट भी आएगा उसके हिसाब से जो इशू रेट है उसी में उसको ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका स्टोरेज चार्जेस। अब दो चीज़ें हैं, पहली बात तो ये कि जो हम स्टोरेज में खर्च कर रहे हैं वो कहा जाता है, और जब उसकी रिकवरी होती है तो वो कहा जाता है। जब भी हम स्टोरेज में खर्च करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि वो कैपिटल में जाएगा या रिवेन्यू में। अगर वो रिवेन्यू में जाता है तो ये जाएगा 2059 विच इज़ पब्लिक वर्क्स अदर एक्सपेंडिचर, और अगर वो कैपिटल में जाता है तो वो जाएगा 4059 विच इज कैपिटल आउटले ऑन पब्लिक वर्क्स। दोनों पब्लिक वर्क्स की मेजर हेड है, ठीक है। तो इसके अंडर में स्टोरेज नाम का एक डिटेल नोट होता है, और उसमें जाएगा, अगर रिवेन्यू में जाना है तो ये जाएगा 2059 में, अगर कैपिटल में जाना है जाएगा 4059 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं तब। अब होगा क्या कि मान लीजिए हमने मटेरियल इशू किया, एक्चुअली इसका इशू रेट था सपोज 100 रुपीज़, ठीक है, और
जो हमने कहा कि 10,000 रुपीज़ हमने खर्च किया हुआ स्टोरेज पे, तो उसको हमने पूरे सारे मटेरियल पे बांटा। तो मान लीजिए इसके हिस्से में वो 10 रुपीज़ आए थे कि उसमें से 10,000 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ हमें इसमें से वसूल करना है। तो हमने इसमें 10 रुपीज़ और ऐड कर दिया, ये हो गया 110 रुपये का। तो इस मटेरियल का इशू रेट कितना हो गया? 110 रुपीज़। अब होगा क्या कि ये 110 रुपीज़ जब हमने इसको इशू किया, तो 110 रुपीज़ जब हमारे पास आए तो 100 रुपीज़ तो चले गए, ठीक है, हमारे पास ये पता है कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन ये जो 10 रुपीज़ है, ये हमारा रिकवरी हुआ, ये कौन से हेड में जाएगा? तो अब बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कैपिटल और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पता है तो ये पता होगा कि कैपिटल का जब भी रिकवरी होता है तो उसी हेड में माइनस कर दिया जाता है। तो अगर आपने 4059 में पहले खर्च किया था, तो अब इसी हेड में इसकी माइनस एंट्री हो जाएगी। तो ये 10 रुपीज़ यहीं जाके अब माइनस हो जाएंगे। अगर आप रेवेन्यू में खर्च कर रहे थे, अगर ये 2059 में जा रहा था, तो ये 10 रुपीज़ अब जाएगा रेवेन्यू रिसीट में, विच इज 0059, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि कौन से हेड में ये रिकवरीज जाएंगी और कौन से हेड में उसका एक्सपेंडिचर डेबिट होता है। तो याद रखिएगा, जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं स्टोरेज पे, तो अगर वो रेवेन्यू पे जाना है तो जाता है 2059 पे, अगर कैपिटल पे जाना है तो जाता है 4059 पे। लेकिन जब उसकी रिकवरी होती है, तब अगर वो कैपिटल पे जाना है तो 4059 पे ही उसकी माइनस एंट्री होगी, और अगर वो रेवेन्यू पे जाना है तब वो 2059 पे नहीं जाएगा, अब हो जाएगा 0059 पे। तो ये होता है आपका स्टोरेज चार्जेस। नेक्स्ट इज हैंडलिंग एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस। हम नॉर्मली जब भी मटेरियल लाते हैं स्टॉक तक, ठीक है, स्टोर तक अपने लाते हैं, तो उसको लाने में, ले जाने में जितने भी खर्च होते हैं, तो इन सब के लिए ये अलग से एक प्रोविजन है, ये चार्ज ऐड किया जाता है, विच इज हैंडलिंग एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस। प्रोविजन इसका भी वही है कि आपको अलग अलग मटेरियल एक साथ लाएंगे तो आप ये तो नहीं बता सकते कि कौन से मटेरियल पे कितना जाना है, इसलिए टोटल खर्च आप देखेंगे आपने कितना खर्च किया है, और जैसे आप मटेरियल इशू करते जाते हैं तो वो टोटल खर्च को अलग अलग मटेरियल पे परसेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। और हर मटेरियल पे जितना भी अमाउंट आएगा हैंडलिंग एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस के लिए, उसको इशू रेट में ऐड कर दिया जाता है। अब अगर आपने कोई भी मटेरियल सेल किया है लोकल बॉडीज को, तो उससे हैंडलिंग एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस कैश में रिकवरी करनी है, और ये रिकवरी एज सुन एज पॉसिबल होगी, और इसको करेगा आपका डिविजनल ऑफिसर। याद रखिएगा, जब भी लोकल बॉडीज को सेल किया जाएगा, मटेरियल इशू ऑन सेल किया जाएगा, तो इसकी जो हैंडलिंग एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस है उसकी रिकवरी कैश में होगी, इसको करेगा डिविजनल ऑफिसर, और ये होनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। और इस केस में एक सेल अकाउंट बनेगा, जो बनेगा फॉर्म नंबर 19 में, और इसको प्रिपेयर किया जाता है सब डिविजनल ऑफिस में। तो इतना याद रखिएगा, जब भी लोकल बॉडीज को कोई मटेरियल सेल किया गया, तो उसकी जो हैंडलिंग एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस थे उसको कैश में रिकवरी की जाएगी, उसको रिकवरी करेगा डिविजनल ऑफिसर एज सुन एज पॉसिबल। और इसके लिए जब भी आप कोई मटेरियल सेल करोगे तो उसका एक सेल अकाउंट बनेगा इन CPWA फॉर्म नंबर 19, और ये फॉर्म नंबर 19 प्रिपेयर करता है सब डिविजनल ऑफिसर। इसके बाद आते हैं कि जितने भी इशू होंगे सेल को छोड़ के, ठीक है, सेल का तो आपका सेल अकाउंट बनता ही है, लेकिन सेल को छोड़ के जितने भी मटेरियल इशू होंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर को हो, वर्क पे हो, दूसरे डिपार्टमेंट को हो, डिवीजन को हो, गवर्नमेंट को हो, तो इस तरह के जितने भी इशू होते हैं, तो उनके जो वैल्यू अकाउंट को एडजस्टमेंट करने का काम होता है डिविजनल ऑफिसर का, क्योंकि वैल्यू अकाउंट डिवीजन में ही मेंटेन होता है, तो वैल्यू अकाउंट को उसका एडजस्ट करने का काम होता है डिविजनल ऑफिसर का। लेकिन वर्क पे कोई मटेरियल इशू है या फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई मटेरियल इशू है, तो उस मटेरियल को क्लियरेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब डिविजनल ऑफिसर की। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, आपको भी पता है कि क्वांटिटी अकाउंट सब डिवीजन में मेंटेन होता है और वैल्यू अकाउंट डिवीजन में मेंटेन होता है। तो मटेरियल को क्लियरेंस करने की जिम्मेदारी होगी सब डिविजनल ऑफिसर की, क्योंकि क्वांटिटी अकाउंट वहाँ मेंटेन हो रहा था, और वैल्यू अकाउंट का एडजस्टमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिविजनल ऑफिसर की, क्योंकि वैल्यू अकाउंट डिवीजन में मेंटेन हो रहा था। लास्ट में इसमें ये कहा गया कि 10% सुपरविजन चार्जेस लगेंगे, जितने आपके हैंडलिंग एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस ऐड करने के बाद जो फाइनल इशू रेट आता है उसमें 10% सुपरविजन चार्जेस अलग से ऐड करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टॉक के हेड में नहीं जाता, ये रिवेन्यू या कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ क्वांटिटी अकाउंट। जो क्वांटिटी अकाउंट मेंटेन होता है सब डिविजनल ऑफिस में, उसका वैल्यू अकाउंट मेंटेन होता है डिविजनल ऑफिस में।
अब क्वांटिटी अकाउंट में तो केवल इतना होता है कि कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में आया, कितनी क्वांटिटी में गया और कितनी क्वांटिटी में उसका बैलेंस है। लेकिन इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं GRS, गुड्स रिसीव्ड शीट। तो इसके बेसिस पे वैल्यूएशन कैसे होगा, तो हमें पता है कि GRS बनती है 3 कॉपी में, ठीक है। स्टोर कीपर 3 कॉपी में बनाता है, 1 कॉपी खुद रखता है, 2 कॉपी भेज देता है सब डिविजनल ऑफिस में। सब डिविजनल ऑफिस वाले क्या करते हैं कि 1 कॉपी को तो भेज देते हैं तुरंत अपने सप्लायर के पास, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो क्लेम करेगा। अब दूसरी कॉपी जो उनके पास बची, या कहूँ कि तीसरी कॉपी जो उनके पास बची, उससे वो अपने क्वांटिटी अकाउंट में एंट्री करते हैं और उसको फिर भेज देते हैं डिविजनल ऑफिस में। अब डिविजनल ऑफिस में जैसे ही ये GRS की कॉपी पहुंचती है, वो लोग चाहें तो इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि उनके पास होता है प्राइस्ड वोकैबुलरी ऑफ स्टोर, जिसमें जिस डिवीजन से हमने सप्लाई लिया हुआ है उस डिवीजन के रेट लिखे हुए हैं, इशू रेट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं कि जितना मटेरियल हमने रिसीव किया है उसका एक्चुअल प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो ये हम एस्टिमेट लगा लेंगे और उसके बाद हमने इसकी पोस्टिंग भी कर दी अकाउंट में, ठीक है। अगर हमें नहीं पता चलता, ठीक है, कि हमें उसके हो सकता है जहाँ से हमने सप्लाई मंगाया है उनका रेट ही हमें नहीं पता, तो हम वेट करेंगे उनके क्लेम का। जब तक उनका क्लेम नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बता सकते कि जो मटेरियल हमने रिसीव किया है उसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो इस केस में इफ नॉट पेड और नॉट नोन इन द सेम मंथ, अगर उसी महीने में, मतलब मंथली अकाउंट क्लोज करने के पहले हमको पता ही नहीं चल रहा कि ये जो अमाउंट है, मतलब ये जो मटेरियल है इसका वैल्यू कितना है, तो हम कोई अप्रॉक्सीमेट अमाउंट वहाँ पे लिख देंगे फॉर द सेक ऑफ क्लोजिंग द मंथली अकाउंट। मंथली अकाउंट क्लोज करने के लिए हम एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट वहाँ पे लिख देंगे, और अगले महीने या उसके अगले महीने जब भी वो एक्चुअल अमाउंट हमको पता चलेगा या जब क्लेम मिलेगा हमें, ठीक है, तो उस रेट पे हम उसको एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद देखते हैं इंडेंट के केस में क्या होगा। तो इंडेंट की चौथी और पांचवी कॉपी आपको पता होगा कि डिविजनल ऑफिस में आती है। एक बार पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि जो इंडेंटिंग डिवीजन है, ठीक है, जिसको मटेरियल मंगाना है वो 5 कॉपी में बनाता है इंडेंट, ठीक है। 5वीं कॉपी अपने पास रखती है, बाकी 4 कॉपी वो भेज देता है उस डिवीजन में जहाँ से सामान मंगाना है। अब वो वहाँ जाने के बाद वो चारों कॉपी में एंट्री करता है कि कितना सामान वो प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से पहली कॉपी अपने पास रखता है, दूसरी कॉपी लेके जो सामान लेने गया था उसको वापस भेज देता है, इसकी तीसरी और चौथी कॉपी भेज देता है ऊपर सब डिवीजन ऑफिस में। सब डिवीजन वाले क्या करते हैं, तीसरी कॉपी रखते हैं अपने पास, उसका वैल्यूएशन होगा, और चौथी कॉपी वो लोग क्लेम करते हैं, ठीक है। तो उसका जो वैल्यूएशन होता है ये किस बेसिस पे होता है, तो हमारा इशू रेट हमको पता है, जो हमने मटेरियल इशू किया है उसके बेसिस पे उसका वैल्यूएशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका GRS और इंडेंट के बेसिस पे वैल्यूएशन ऑफ क्वांटिटी अकाउंट। लास्ट में ये कहा गया कि इंसिडेंटल चार्जेस जो होते हैं, जो हमने कहा कि आपके कैरेज के हो सकते हैं या फिर हैंडलिंग के चार्जेस हो सकते हैं, इसको स्टॉक अकाउंट में तभी आपको लेके आना है अगर ये जनरल स्टॉक मटेरियल के लिए यूज हुए हैं। अदरवाइज इनको आपको रिवेन्यू रिसीप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करना है। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ क्वांटिटी अकाउंट। द लास्ट टॉपिक इज मंथली समरीज ऑफ स्टॉक रिसीप्ट एंड इशूज। तो महीने भर में आपने जितना स्टॉक रिसीव किया है और जितना स्टॉक आपने इशू किया है उसका आपको एक मंथली समरी बनाना है कि इस महीने में हमने इतना स्टॉक रिसीव किया और इतना स्टॉक इशू किया। इसके बाद आपको 2 चीज़ें तो पता ही हैं कि जब भी आप स्टॉक रिसीव करते हैं तो हमें उसकी पूरी एंट्री होती है GRS में, गुड्स रिसीव शीट में, ठीक है। और जब भी आप स्टॉक इशू करते हैं तो उसकी एंट्री हम करते हैं इंडेंट में। तो इन्हीं दोनों का समरी बनाना है। तो पहला जो समरी बनेगा दैट इज इन फॉर्म नंबर 9 CPWA फॉर्म नंबर 9 समरी ऑफ स्टॉक रिसीट, ठीक है, कि हमने महीने भर में कितना स्टॉक रिसीव किया है। और दूसरा होता है फॉर्म नंबर 10 विच इज समरी ऑफ इंडेंट्स, कि हमने कितना स्टॉक इशू किया है पूरे महीने भर में। अब एक चीज़ याद रखने वाली बात केवल ये है कि इन दोनों में जो समरी बनती है वो केवल वैल्यू की समरी बनती है, याद रखिएगा, ठीक है। केवल वैल्यू की समरी बनती है, कौन सा मटेरियल आपने कितने का इशू किया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको टोटल केवल वैल्यू बतानी है कि कितने वैल्यू का आपने कौन सा मटेरियल इशू किया है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये अगर कभी भी पूछा जाए आपसे कि फॉर्म नंबर 9 या फॉर्म नंबर 10 में जो एंट्रीज होती हैं वो किसकी एंट्रीज होती हैं, क्वांटिटी की, वैल्यू की या दोनों की, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि केवल वैल्यूज़ की एंट्री होती है
क्वांटिटी की एंट्री इसमें नहीं होती है। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट में देखें तो आपको उसमें दो हेड मिलेंगे, एक होता है मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट और दूसरा होता है मिसलेनियस वर्क्स एडवांसेस। दोनों सस्पेंस हेड हैं और फिलहाल मैं उसको इंटेंशनली टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम सस्पेंस हेड पढ़ेंगे या जब हम वर्क्स अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में कवर कर लेंगे, दोनों के प्रोविजंस क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, तो फिलहाल वैल्यू अकाउंट ऑफ द स्टॉक के टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, जय हिंद।